यह कहानी है रामनगर नाम के एक छोटे से गांव में दो बहनें गीता और सपना रहा करती थीं। सपना गीता से उम्र में छोटी थी, परंतु कभी भी अपनी बड़ी बहन गीता को अपने से बड़ा नहीं मानती। यूं तो सपना दिखने में बहुत सुंदर और चमक धमक में रहने वाली लड़की थी, परंतु उसे हमेशा अपनी सुंदरता का घमंड रहता। वहीं गीता एक साधारण, समझदार और हमेशा दूसरों की मदद करने वाली लड़की थी। अरे बहन, मैंने तुझसे कहा था ना कि मेरे कपड़ों को प्रेस कर दे। आज मुझे अपने दोस्तों के साथ पास ही के गांव में मेला देखने जाना है। वो बहन, आज माँ की थोड़ी तबीयत खराब थी, इसीलिए आज सारा काम मुझे ही करना पड़ा और अभी भी बहुत सारा काम करना बाकी है, तो आज तुम्हारे कपड़ों को प्रेस नहीं कर सकती। अरे, तुझसे तो एक ही काम करने को कहा था, लेकिन तुझसे वो भी नहीं हुआ और बहाने बना रही है कि माँ की तबीयत खराब है। मुझे तो ऐसा लगता है कि तू चाहती ही नहीं कि मैं अपने दोस्तों के साथ मेला घूमने जाऊं। ऐसा नहीं है सपना, तू इतनी सी बात को इतना बड़ा क्यों बना रही है। ये दोनों आपस में बातें कर ही रही होती है कि तभी वहां पर उनकी माँ आ जाती है। अरे क्या हुआ, तुम दोनों आखिर क्यों झगड़ रही हो। नहीं माँ, कुछ नहीं, हम दोनों ऐसे ही कुछ बातें कर रहे हैं। आप जाकर सो जाइए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। माँ, वो मैंने दीदी से कहा था कि आज मुझे अपने दोस्तों के साथ पास ही के गांव में मेला देखने जाना है, तो इसलिए वो मेरे कपड़े प्रेस कर दे। लेकिन दीदी ने मेरे कपड़ों को प्रेस नहीं किया। सपना, आज तू मत घूमने जा। जा गीता के साथ उसके कामों में हाथ बटा दे। क्या काम? मैं दीदी के साथ कोई काम नहीं करने वाली। तू ऐसा क्यों बोल रही है? गीता तो तेरी बड़ी बहन है, वह हमेशा घर का काम करती है। कम से कम आज तो उसका हाथ बटा दे। नहीं माँ, मैं आज कोई काम नहीं कर सकती। मुझे अपने दोस्तों के साथ घूमने जाना है, तो क्या हमेशा गीता ही घर का काम करेगी? ओ माँ, अब फिर से शुरू हो गई। आखिर इस अनपढ़ गवार के पास और दूसरा काम ही क्या है? इससे तो घर का ही काम करना चाहिए। सपना, तू चुप बैठ और जा। तुझे जो करना है कर। तुझसे बात करना बेकार है। तुझे इतनी सी बात समझ नहीं आती। वह तेरी बड़ी बहन है, तुझे उससे अच्छे तरीके से बात करनी चाहिए। अरे छोड़ो माँ, मुझसे गलती हो गई कि मैंने दीदी से कहा कि वो मेरे कपड़ों पर प्रेस कर दे। इससे अच्छा तो मैं ऐसे ही मेला देखने चली जाऊंगी। अरे बहन, तू इतना गुस्सा क्यों हो रही है? अगर तू थोड़ी देर रुक जाती तो मैं तेरे कपड़ों पर प्रेस कर देती। मुझे कोई जरूरत नहीं, तुम जाकर अपना काम देखो। मैं इसी कपड़े में चली जाऊंगी। इसके बाद सपना वहां से चली जाती है। इसी तरह कई साल बीत जाते हैं, मगर इन दोनों बहनों के बीच हमेशा किसी न किसी बात पर नोकझोंक होती रहती है। सपना कभी भी अपनी बड़ी बहन के साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करती। सपना के ऐसे बर्ताव को देखकर उसकी माँ हमेशा चिंतित रहती है। सुनिए जी, हमारी बेटियों की शादी की उम्र हो गई है, अब हमें उनके लिए रिश्ते ढूंढने चाहिए। हाँ सुनीता, तुम ठीक कहती हो। अब हमारी दोनों बेटी बड़ी हो गई हैं। हमें उनके लिए शादी के रिश्ते ढूंढने चाहिए। मैं कल ही पंडित जी को बुलाता हूँ और उन्हें कोई अच्छा रिश्ता देखने के लिए कहता हूँ। इसके बाद अगली सुबह श्याम पंडित जी को अपने घर बुलाता है और अपनी दोनों बेटियों के रिश्ते के बारे में बताता है। मोहन भाई, मैंने पास के ही गांव रामनगर में एक अच्छा रिश्ता देखा है। अगर आप चाहें तो मैं आज ही जाकर उनसे बात करके आपको जानकारी देता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं पंडित जी, जरूर आप उनसे बात करके मुझे जरूर खबर दीजिए। लेकिन मोहन भाई, एक छोटी सी दिक्कत है। जो रिश्ता मैंने आपकी दोनों बेटियों के लिए देखा है, वो एक ही घर के दो भाइयों का है। मैंने एक रिश्ता आपकी बड़ी बेटी के लिए देखा है और दूसरा आपकी छोटी बेटी के लिए। जी पंडित जी, यह तो और भी अच्छी बात है। इसी बहाने हमारी दोनों बेटी कम से कम एक साथ एक ही घर में तो रहेंगी। तो ठीक है, मैं बहुत जल्द आपको आगे के रिश्ते की खबर देता हूँ। इसके बाद पंडित जी वहां से चले जाते हैं। पंडित जी के जाने के बाद सुनीता अपने पति से कहती है, सुनिए जी, यह तो बहुत अच्छी बात है। हमारी दोनों बेटी एक ही घर में जाएंगी। वैसे भी मुझे सपना की बहुत चिंता थी, क्योंकि उसे कोई काम तो आता नहीं, ना खाना बनाना, ना बड़ों की इज्जत करना। एक गीता ही है जिसकी वजह से सपना की सारी गलतियां छुप जाती हैं। तुम ठीक कहती हो सुनीता। शादी के बाद शायद दोनों बहनें एक साथ रहेंगी तो उनमें कुछ बदलाव आ जाए। इसके बाद श्याम अपनी दोनों बेटियों को बुलाता है। बोलिए पिताजी, आपने हमें बुलाया है। हाँ बेटी, वो मैंने तुम दोनों की शादी का रिश्ता एक ही घर के दो भाइयों से तय किया है। यह क्या बात हुई पिताजी? मैं इस अनपढ़ गीता के साथ एक ही घर में शादी करके नहीं जाऊंगी।
देखो सपना, वैसे भी हम बचपन से तुम्हारी शरारतें देख रहे हैं। अब हम तुमसे जितना कह रहे हैं उतना ही करो। ठीक है पिताजी, लेकिन यह तो बताइए कि वह दोनों लड़के क्या करते हैं? एक खेती बाड़ी करता है और दूसरा गांव का जमींदार है। ठीक है पिताजी, जो जमींदार है उससे मेरा रिश्ता तय कर दीजिए और जो खेती बाड़ी करता है उससे गीता का रिश्ता तय कर दीजिए। इसके बाद सपना और गीता की शादी एक ही गांव के दो भाइयों से हो जाती है। शादी के कुछ दिन बीत जाने के बाद, देखो गीता, यह घर मेरे पति की कमाई से चलता है, क्योंकि तुम्हारा पति तो कभी कमाता है कभी नहीं। इसीलिए अब तुम मेरा कहना मानोगी। जैसे जैसे मैं कहूंगी तुम्हें वैसे ही करना होगा। सपना अपनी बड़ी बहन के साथ नौकरानी जैसा व्यवहार करने लगी। वह उसे घर का सारा काम करवाती, खाना बनवाती, यहाँ तक कि सपना बाजार भी जाती और गीता को ही सारा सामान पकड़ा देती। सपना खुद को मालकिन समझने लगी, लेकिन गीता को अभी भी अपनी छोटी बहन से कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि वह अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार करती थी। इसी तरह शादी के कई साल बीत गए। सुनिए जी, मुझे अब अपनी बहन के साथ इस घर में नहीं रहना। मुझे यहाँ घुटन महसूस हो रही है। मैं अकेली रहना चाहती हूँ। तुम अपने भाई से बात करके अपने हिस्से की ज़मीन ले लो, ताकि हम कोई बड़ा सा घर लेकर अपनी आगे की ज़िंदगी वहाँ बसा सकें। ठीक है सपना, मैं आज ही अपने छोटे भाई से बात करके अपने हिस्से की ज़मीन ले लेता हूँ। इसके बाद सोहन किसी तरह अपने छोटे भाई से मनाकर अपने हिस्से की ज़मीन ले लेता है और उस पर एक आलीशान महल बनाकर रहने लगता है। लेकिन वहीं गीता और उसका पति पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी में रहने लगते हैं। सपना पहले तो अपनी सुंदरता पर घमंड करती ही थी, लेकिन शादी के कुछ सालों बाद वह अपनी दौलत और संपत्ति पर भी बहुत घमंड करने लगी। उसे जब भी मौका मिलता वह हमेशा अपनी बड़ी बहन को नीचा दिखाने की कोशिश करती। अरे गीता, तुम्हें पता है, कल ही मेरे पति ने मुझे दो बड़े बड़े सोने के हार दिलवाए हैं और साथ में एक बहुत महंगी साड़ी भी। अब तो वह यह सोच रहे हैं कि तुम्हारे घर के बगल में जो जमीन है उसे भी हम खरीद लें। वैसे तुमने तो शादी के बाद कुछ खरीदा भी है या ऐसे भिखारियों की तरह ही जीना सीख लिया है, मगर कर भी क्या सकती है। तुम्हारे पति के तो खाने के ठिकाने नहीं है, तो वह तुम्हें कैसे कुछ खरीद कर देगा। अरे सपना, वैसी बात नहीं है। मुझे इन सब चीजों की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर होता भी तो भी तू भिखारियों की तरह ही जीती। गीता को यह सब सुनकर बुरा तो लगता, लेकिन वह कुछ कह भी नहीं सकती थी कि जब तक सोहन अपने बड़े भाई के साथ एक ही घर में रहता था तब तक घर का सारा खर्चा वहीं उठाता था। लेकिन जब से सोहन ने अपना अलग घर बना लिया तब से राहुल और उसकी पत्नी गीता दोनों की आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई थी। गीता ने कई बार सपना से मदद मांगने का प्रयास भी किया था। अरे सपना बहन, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। हाँ बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? वो आज मेरे घर में अनाज का एक भी दाना नहीं है और अब मेरे पति को कुछ ज़्यादा काम भी नहीं मिल पा रहा है, तो क्या तुम कुछ पैसों से मेरी मदद कर सकती हो? मेरे पास जैसे ही पैसे आएंगे मैं तुम्हें वापस लौटा दूंगी। अरे बहन, तू आज पैसे मांगने आई है? अगर तू कल आती तो शायद मैं तुझे कुछ पैसे दे भी देती। मैंने कल तुझे बताया था ना कि तुम्हारे घर के पास वाली ज़मीन हम खरीदने वाले हैं। तो आज सुबह ही मेरे पति के घर में जो भी पैसे थे वह सब लेकर चले गए, इसलिए घर में आज एक पैसा भी नहीं है। सपना ने गीता की मदद नहीं की, बल्कि हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर गीता को मदद करने से इनकार कर देती थी। ठीक है तो बहन, अब मैं चलती हूँ। इसके बाद गीता वहाँ से अपने घर की ओर चल देती है और सोचने लगती है, अब तो सपना ने भी मदद करने से इनकार कर दिया। भगवान जाने मेरी मदद कौन करेगा। इसके बाद गीता ये सारी बातें अपने पति राहुल को बताती है। कोई बात नहीं गीता, हमारा भी समय एक ना एक दिन ज़रूर बदलेगा। फिलहाल हमें ये सोचना है कि हमें अब पैसे की मदद कौन कर सकता है। अगर मैं इस गांव के मुखिया से मदद मांगूं तो शायद वह मेरी परिस्थिति को समझकर मेरी मदद कर सके। तुम ठीक कहती हो गीता, मैंने बहुत लोगों से इस गांव के मुखिया के बारे में सुना है। वह महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं। हो सकता है कि वह हमारी मदद कर दे। ठीक है जी, मैं मुखिया जी के घर जाकर मदद मांगती हूँ। तब तक आप किसी के खेतों में काम करके आज के खाने का इंतजाम कीजिए। ठीक है गीता, बस तुम संभल कर जाना और खुद का ख्याल रखना।